नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सही होंगे और सुरक्षित भी होंगे। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल सफलता के द्वार ITI नगर में। हमारी पिछले कुछ दिनों से फिजिक्स MCQ रूटीन क्लास चली हुई है, तो आज हम लेक्चर 14 के साथ स्टार्ट करेंगे अपनी MCQ क्लास को। तो आज के हम जो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं वो हमारे 161 से लेकर के 180 तक कंप्लीट हो गए। तो जैसे कि मैं आपको लगातार क्वेश्चन करा रहा हूं, तो आज हमारे 180 टोटल 180 क्वेश्चन हो जाएंगे, वो भी फिजिक्स से रिलेटेड जो आपकी एग्जाम के रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज की वीडियो स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 161 के साथ। तो 161 क्वेश्चन 161 क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने, ऑप्शन है आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठ भार के बराबर या घनत्व के बराबर। तो मैंने आपको आर्किमिडीज का जो सिद्धांत बताया था, उसने कहा था कि भार के बराबर अगर कोई वस्तु अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित करती है तो वो डूबेगी नहीं, वो फ्लोटिंग उत्प्लवन हो जाएगी। जबकि मैं आपको आज एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि अगर वह आयतन के बराबर अपने पानी को विस्थापित करती है तो वो डूब जाएगी। अगर वो अपने भार के बराबर विस्थापित करती है तो वो नहीं डूबेगी। अगर वो भार के बराबर विस्थापित करती है तो वो आयतन के बराबर विस्थापित करती है तो वो डूब जाएगी। अगर भार के बराबर करती है तो नहीं डूबेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आयतन हो जाएगा। आयतन के बराबर अगर पानी को विस्थापित करती है तो वो डूब जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 162 है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, वो क्या कहता है, किस कॉन्सेप्ट को बताता है, क्या क्या इसके एग्जाम्पल है, वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए। पर आपको ये नहीं बताया कि आर्किमिडीज किस देश से, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रीस, जो कि यूरोपियन कंट्री है। आगे क्वेश्चन देखिए। 163 क्वेश्चन है कि पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है। क्या कारण है कि जो तेलीय पृष्ठ होता है, कोई भी तेलीय सरफेस हो, उस पर पानी की बूंद नहीं चिपकती, वो क्या कारण है। मैं आपको बता दूं, अगर चिपकने या ना चिपकने का कारण आपको कहीं भी क्वेश्चन मिले तो वो एक ही कारण होगा कि सहसंजक बल और असहसंजक बल। ये दो ही बल हैं जो कि किसी भी वस्तु को चिपकने और न चिपकने का कारण को बताते हैं। अगर कोई वस्तु चिपकती है तो उनके जो बीच का सहसंजक बल है या असहसंजक, मैं आपको बता दूं कि जो सहसंजक बल है वो एक ही पदार्थ के बीच लगता है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है, समान पदार्थों के अणुओं के बीच लगता है। जो असहसंजक बल है वो डिफरेंट, भिन्न भिन्न वस्तुओं के, पदार्थों के अणुओं के बीच लगता है। तो ना चिपकने ना और चिपकने का जो कारण है वो आपका यही है। तो आपने पानी की बूंद और तेलीय पृष्ठ की बात किया, तो पानी और तेल अलग अलग पदार्थ हो गए, उनके अणु अलग अलग हुए, तो उनके जो बीच में जो बल लगेगा वो असहसंजक बल लगेगा। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा पहले वाला कि असहसंजक बल का अभाव, आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 164 क्वेश्चन क्या कहता है कि तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के इर्द गिर्द। तुल्यकारी उपग्रह की मैं अगर बात करूं, आपको मैंने पढ़ाया है, तुल्यकारी उपग्रह को भू स्थिर उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि भू स्थिर उपग्रह तब होगा जब उसकी पृथ्वी सतह से जो हाइट होगी वो 36,000 किलोमीटर होगी, और जो उसका आवर्तकाल होगा, टाइम पीरियड होगा, वो पृथ्वी के समान ही होगा, 24 घंटे के बराबर होगा। और उसका अगर कोणीय वेग की बात करूं तो π/12 होगा कोणीय वेग। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा रिपीटेशन करा दिया। तो इसकी ये पूछ रहा है कि इसकी डायरेक्शन को क्या होगी। इसकी डायरेक्शन पृथ्वी के बराबर होगी। जो पृथ्वी की डायरेक्शन होगी वो ही उसके उपग्रह की डायरेक्शन होगी, क्योंकि जो पृथ्वी की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब कि पश्चिम से पूर्व की ओर है। अगर मैं आपको डायरेक्शन के हिसाब से बताऊं तो डायरेक्शन क्या कहता है, ये डायरेक्शन आपको मैं बना के दिखा रहा हूं। ये आपकी नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई, ये ईस्ट हो गई, ये आपकी वेस्ट हो गई। तो मैंने जो अर्थ की आपको बताई है वेस्ट टू ईस्ट होती है डायरेक्शन, जो कि आपकी एंटी क्लॉकवाइज होगी। ऐसे 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 हो गई, वेस्ट टू ईस्ट। तो मैं एक बात बता दूं, कोई भी प्लेनेट हो, अगर उसकी कोई डायरेक्शन है तो उसकी उपग्रह की डायरेक्शन भी वही होती है। तो पृथ्वी की एंटी क्लॉकवाइज होती है तो वेस्ट से ईस्ट होती है।
तो उसके उपग्रह की जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि पहिए में बॉल बेरिंग का कार्य है। क्या कार्य है कि हम पहिए की बॉल बेरिंग जो उसकी में क्या बोलते हैं उसको, छोटी छोटी ग्लोरी लगाते हैं जो हम गोल लोहे की स्टील की लगाते हैं हम, उसका लगाने का जो कारण है वो क्या है वो पूछ रहा है। ये एसएससी 2011 का क्वेश्चन है। ये आपका हो जाएगा कि स्टैटिक जो घर्षण लग रहा है, कोई साइकिल खड़ी हुई है या कोई बाइक खड़ी हुई है, तो वो जब उस खड़ी है तो उसके बीच स्टैटिक घर्षण बल लग रहा है। जब वो चलेगी तो उसको सिंपल रूप से गतिक घर्षण में बदलने के लिए, चेंज करने के लिए जो कार्य करेगा वो आपकी जो ग्लोरी है, जो आपकी बॉल बेयरिंग है वो कार्य करेगी। तो इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। 66 क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि जेट इंजन और रॉकेट के बारे में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो नीचे कथन दिए गए हैं पहला और सेकंड, उस पर विचार करके बताइए कि इनमें से कौन गलत है कौन सही है। तो पहला कहता है कि जेट इंजन जो होता है वो अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए जो उसके परिवेश की आसपास की वायु होती है उसका प्रयोग करता है। तो ये आपका अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। ये कहा है कि जो जेट इंजन है वो अपने जो पास की वायु होती है, ऑक्सीजन होती है, उसका प्रयोग करता है, इसलिए वो अंतरिक्ष में उचित नहीं है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसलिए हम जेट इंजन को अंतरिक्ष में नहीं भेज सकते। जेट इंजन को हम यहीं पर अपने वायुमंडल परिवेश में ही चला सकते हैं। अब सेकंड क्या कहता है कि रॉकेट, जो रॉकेट होता है वो अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में, जो ऑक्सीजन पूर्ति के लिए कारण होता है कि गैस के रूप में और ईंधन में वहन कर लेता है, इसलिए हम रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजते हैं। ये इसका दोनों का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हम जेट को अंतरिक्ष में ना भेजने का क्या कारण है और इसको रॉकेट को भेजने का कारण क्या है, ये आपका मैंने आपको बताया, इसलिए आपको दोनों के दोनों करेक्ट हो जाएगा। इसका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 167 क्या कहता है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा। ये ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। इसमें दो पदार्थ दिए गए हैं, एक पानी का गिलास दिया गया है और एक बर्फ दिया गया है। मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि बर्फ भी पानी का बना हुआ है। अब ये मैं आपको बताऊं, गिलास में पानी है और बर्फ भी पानी का है, तो पदार्थ आपके बराबर हो गए। अगर आपके पदार्थ बराबर है तो उनके घनत्व जो डेंसिटी होगी वो भी बराबर होगी। तो जिससे क्या परिणाम रिजल्ट हमारे सामने आता है कि उसका जो लेवल है वो आपका बराबर होगा। कब? जब आपका बर्फ पानी में पिघल जाएगा तो उसका लेवल आपका बराबर ही रहेगा। तो इसका जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, उतना ही रहेगा। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं आपको दो फैक्ट और बताऊं कि अगर मेरा बर्फ तो है, पानी का बर्फ बना हुआ है, अगर मैं उस पानी की जगह चेंज करके ऐसा लिक्विड ले लूं जिसका की जो डेंसिटी है वो बर्फ से कम है, तो उस पर क्या होगा। देखिएगा, ग्लास में ऐसा लिक्विड है कि जिसकी डेंसिटी बर्फ के, जो बर्फ है, पानी का बर्फ है, उसकी डेंसिटी से कम है, मतलब कि पानी से कम है, तो फिर क्या प्रभाव होगा लेवल पर। तो लेवल आपका घट जाएगा। याद रखना, लेवल आपका घट जाएगा। अगर मैं ऐसा लिक्विड ले लूं कि जिसका बर्फ का जो डेंसिटी है वो उससे ज्यादा है, तो आपका लेवल भी बढ़ जाएगा पिघलने पर। तो तीन कंडीशन बनती है इसमें कि आपका लेवल बराबर रहेगा, ऊपर होगा या नीचे होगा। ये आपका बेस करता है डेंसिटी पर कि आपका बर्फ तो है ही है, बर्फ तो पानी का ही है, उसकी डेंसिटी सेम रहेगी। पर आप अगर लिक्विड चेंज कर रहे हो, उसके बर्फ के डेंसिटी के बराबर लिक्विड ले रहे हो या कम वाला ले रहे हो, ज्यादा वाला ले रहे हो, तो वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 168, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। अगर मैं आपको बताऊं तो 9.8 मीटर पर सेकंड जो ये वेग है, मीटर पर सेकंड जो ये त्वरण है, ये आपका गुरुत्व त्वरण ही है। क्योंकि जब कोई वस्तु ऊपर से गिरती है तो गुरुत्व के कारण त्वरण जो है उसमें गुरुत्व त्वरण उत्पन्न होता है। तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूं तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा, जो आपकी गति की पहली समीकरण है, v बराबर u प्लस at। अब इसमें u को हम, जो प्रारंभिक वेग है, उसको हम 0 मान लेंगे। क्यों?
याद रखा, अगर हम कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराते हैं तो हम प्रारंभिक वेग 0 मानते हैं। तो आपकी जो इक्वेशन है वो आपकी v बराबर ut at बन जाएगी। अब हम at के जगह क्या लेंगे, हम gt ले लेंगे। g गुरुत्वीय त्वरण, मैंने आपको बताया कि गुरुत्वीय त्वरण ही उत्पन्न वस्तु में हो रहा है। तो g की वैल्यू क्या दी गई है, 9.8 दी गई है। 9.8 इंटू आपका जो समय है वो आपका समय है 3 सेकंड। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 29.4 मीटर पर सेकंड। इसका अंतिम वेग आ जाएगा। आपकी जो पहले वेग था उसके सापेक्ष आपका वेग बढ़ जाएगा जब नीचे आपकी वस्तु आएगी। तो 3 सेकंड बाद आपको क्या देखने को मिलेगा कि वस्तु का वेग बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 29.4 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि 169 एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण 8/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा। IAS 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि बच्चे इसमें ही गलती करते हैं, क्योंकि आपको टीचर बता देते हैं कि जो आपका भार है पृथ्वी पर, फिर चंद्रमा पर जाकर आपका 1/6 हो जाता है। तो बच्चे के माइंड में वही घूमते रहता है, वही घूम घूम करता रहता है। ये नहीं सोचता कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, क्या समझ रहा हूं। क्वेश्चन में आपको द्रव्यमान दिया गया है, आपको समझना है कि द्रव्यमान ही मुझे को माइंड में रखना है। द्रव्यमान मेरा सेम रहता है, तो आपको 100/6 नहीं करना है। जो आपको पहला ऑप्शन दिया गया है आपको 100 ही करना है, क्योंकि कहीं पर भी चले जाओ आपका द्रव्यमान समान रहेगा। तो इसने द्रव्यमान की बात की है कि वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। तो चंद्रमा पर वहां जाने पर क्या हो जाएगा, हमें लेना देना कुछ नहीं है कि उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या है क्या नहीं है। हमें द्रव्यमान देखना है कि द्रव्यमान हर प्लेनेट पर हर जगह समान होता है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 kg ही रहेगा। 170 क्वेश्चन क्या कहता है कि पावर शक्ति का SI मात्रक वोट किसके समतुल्य होता है। इसने आपको नीचे दिया गया है, कुछ यूनिट दी गई है, आपको बताना है कि किसके बराबर होता है। अगर मैं वोट सामर्थ्य जिसको बोलते हैं उसकी बात करूं, तो सामर्थ्य की बात करूं तो सामर्थ्य का फॉर्मूला क्या बनता है कि कार्य अपॉन समय, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क अपॉन टाइम को अगर मैं एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा, तो आप देखिएगा मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से कि अगर पावर का मैं फॉर्मूला बनाऊं तो ये बनेगा वर्क अपॉन टाइम। मैं आपको ध्यान से नॉलेज के लिए बता दूं, जो आपकी पावर होती है वो अदिश राशि होती है, ठीक है, याद रखना अदिश राशि होती है। तो वो W/T हो जाएगा। और अगर मैं वर्क को एक्सप्लेन करके बताऊं, उसका फॉर्मूला तोड़ूं, तो आपका किस में हो जाएगा, वर्क अपॉन डिस्टेंस अपॉन टी, वर्क फोर्स अपॉन डिस्टेंस अपॉन टी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो S/T यहाँ पर क्या बन गया, S/T बन गया आपका वेग। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पावर बराबर P बराबर फोर्स अपॉन वेग। तो इसके दो फॉर्मूले निकल के आ गए, सामर्थ्य या हम वोट शक्ति भी कह सकते हैं। इसके दो फॉर्मूले आपके क्या बन गए कि कार्य अपॉन समय हो सकता है, या फिर बल इंटू वेग को हम शक्ति कह सकते हैं। तो जो इसे पूछे है कि जो इसकी यूनिट है वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब हो जाएगी। आप फॉर्मूले से करके देखना, कार्य का जो होता है वो इसकी आपकी डायमेंशन होती है वो mL/T-2 होती है, और जो सेकंड होती है वो T होती है। तो जब वो ऊपर जाएगी तो mL/T-3 हो जाएगी। आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, अपने कॉपी पर अपनी डायरी में करके देखिएगा, तो आपकी ये निकलेगी। ये आप फोर्स इंटू वेग से भी निकाल सकते हैं। फोर्स की क्या होगी, mL/T-2 होगी, और वेग की V/T होगी, तो mL/T-3 हो जाएगी आपके सामने, ठीक है। तो मैं आगे क्वेश्चन को बढ़ाता हूँ। अगर हाँ एक और बात देखिए, ठीक है, आपका इतना बहुत है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 171 क्या कहता है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती मतलब कि इसमें गलत मिसप्रिंट है, मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। भारहीनता की अवस्था बताऊं तो भारहीनता की तब अवस्था होती है कि जब हमारा वेट शून्य हो जाएगा। वेट हमारा तब शून्य होगा जब हमारा ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण है, वो आपका G का मान है वो आपका शून्य हो जाएगा।
तो जब वो शून्य हो जाएगा तो हमारा भार शून्य हो जाएगा, तो हमारा वेटलेस की, भारहीनता की आपकी कंडीशन बनेगी। तो ये कह रहा है कि मोमबत्ती की जो ज्वाला का आकार हो जाएगा उस टाइम वो क्या होगा, आकार दिया गया है कि सबसे अधिक लंबा होगा, अधिक छोटा होगा, गोलाकार होगा, या वही रहेगा। मैं आपको बता दूं कि जब भारहीनता की स्थिति आती है, जी बराबर 0 के होता है, तो आपका जो वायुमंडल होता है वो आपका परिवेश में ही बना रहता है, इधर उधर नहीं जाता। जब जो उससे निकलने वाली ज्वाला है, गैस है, वो आपकी वहीं बनी रहेगी, न कि ऊपर जाएगी। जब वो ऊपर जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, तो वो ज्वाला, जो मोमबत्ती की ज्वाला है, उसके परिवेश के इर्द गिर्द घूमती रहेगी, तो वो उसका आकार गोल बना देगी। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोल हो जाएगा, गोलाकार बन जाएगा। मोमबत्ती की ज्वाला का आकार गोलाकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारहीनता की स्थिति में जो गैस है, ज्वाला से निकलने वाली गैस है, वो ऊपर ना जा करके उसके आसपास ही बनी रहेगी, जिससे कि उसका आकार गोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 172 क्या कहता है कि एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण पूछ रहा है कि इसका कारण क्या है कि जो केस नली है, आपको कैपिलरिटी कल मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपको दोबारा देखना है लेक्चर, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के मेरे लेक्चर दोबारा देख सकते हो। कल का ही हाल ही का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 13। तो इसे पूछा है कि एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। अगर मैं आपको बता दूं, आज एक इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं आपको रिलेशन, कि अगर हाइट, ये आपका सरफेस टेंशन और हाइट पर डिपेंड करता है कि अगर आपकी हाइट बढ़ रही है तो सरफेस टेंशन उस तरल का ज्यादा होगा, अगर कम हो रही है, आपका हाइट कम हो रही है, तो आपका उस तरल का, लिक्विड का जो आपका सरफेस टेंशन है, स्पर्श तनाव है, वो कम हो जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर देखिएगा कि तरल का स्पर्श तनाव जल की अपेक्षा अधिक होगा। हाँ, ये आपका फोर्थ जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि तरल का जो स्पर्श तनाव होगा जल की अपेक्षा अधिक होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो लिक्विड का जो स्पर्श तनाव अगर अधिक है तो आपकी हाइट बढ़ेगी, अगर कम है तो कम होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, T बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H के। अगर हाइट बढ़ रही है तो सरफेस टेंशन आपका बढ़ रहा है उस तरल का, अगर कम हो रही है तो कम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 173 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, ये IAS 2009 में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें अगर आप ऑप्शन पहले पढ़िएगा, स्याही का सोखना, ये केशिकात्व पे निर्भर करता है। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, जो नीचे पानी होता है भूमि में, उसका ऊपर चढ़ना, ये भी आपका केशिकात्व कैपिलरिटी पर डिपेंड है। सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, ये भी आपका कैपिलरिटी पर डिपेंड है। पौधे की जड़ों से जल का उसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, मतलब कि जो जड़ों से पानी ऊपर पेड़ पत्तों में जाता है और वो भोजन बनाता है पर्णहरित के द्वारा, तो इसका पूछ रहा है कि ये कैपिलरिटी पर डिपेंड है, नहीं है, ये भी आपका कैपिलरिटी पर ही डिपेंड है। तो ये पूछ रहा है कि केशिकात्व एकमात्र कारण नहीं है, केशिकात्व एकमात्र कारण नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पौधों का ऊपर पर चढ़ने का जो कारण है, क्रिया है, वो केशिकात्व पर तो डिपेंड करती है, वो अदर क्रियाओं पर भी डिपेंड करती है। जैसे सहसंजक बल हो गया, और कैपिलरिटी हो गया, और स्पर्शस्पंदन हो गया। स्पर्शस्पंदन एक क्रिया है जो कि मैं आपको बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा कभी किसी लेक्चर में। तो ये 3 क्रियाओं के द्वारा होता है उसमें पानी का चढ़ना, और जो कि बाकी की जो 3 है वो आपका कैपिलरिटी पर डिपेंड है, ओनली ऑन कैपिलरिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 174 कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? सिंपल सी क्वेश्चन है, न्यूटन ने किया। इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूटन। 175 देखिए कि ऊर्जा संरक्षण का आश्रय है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। तो जो इसका फोर्थ ऑप्शन है ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 176 क्या कहता है कि पृथ्वी का प्लान वेग क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लान वेग क्या होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। और अगर मैं चंद्रमा की बात करूं तो चंद्रमा का प्लान वेग क्या होता है? वो होता है आपका 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। याद रखना 2.38 किलोमीटर पर सेकंड, और जो पृथ्वी का होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पास्कल इकाई है। पास्कल बताइए किसकी इकाई है? ये उत्तर प्रदेश PCS 2003 का क्वेश्चन है कि पास्कल किसकी इकाई है। सिंपल क्वेश्चन है, पास्कल दाब की इकाई है।
पास्कल किसकी इकाई हो जाएगी? आपकी दाब की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 178 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। ये पूछ लिया इसने, दाब के बारे में ही क्वेश्चन आ गया। अगर मैं देखो पिछले क्वेश्चन की बात बताऊं तो इसने पूछा दाब के बारे में, यूनिट पूछी थी कि पास्कल किसकी यूनिट है। अगर मैं आपको बताऊं कि 1 पास्कल कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ये होता है कि 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। याद रखना, 1 पास्कल आपका 1 पास्कल आप बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और एक बार की बात करूं, अगर एक बार, ध्यान से सुनना यूनिट को, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर की, 1 न्यूटन 1 पास्कल किसके बराबर होगा? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। और एक बार किसके बराबर होगा? 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी, वहां पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, वहां पर न्यूटन है, यहाँ पर किलोग्राम है, केवल यही डिफरेंस है। और ये परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो 1 बार के बराबर हो जाएगा आपका आंसर, 1 बार के बराबर होता है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, 1 बार के बराबर क्या होगा? 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और 1 पास्कल बराबर होगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 179 क्या कहता है कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है? उत्तर प्रदेश पीसीएस 2008 का क्वेश्चन है। क्यूसेक से ये जो इकाई है आपकी जल का बहाव नापा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जल का बहाव नापने के जो काम में आपकी यूनिट आती है वो क्यूसेक होती है। अगर मैं इसको संक्षिप्त में बताऊं तो इसको किससे डिफाइन किया जाता है? वो CFS से डिफाइन किया जाता है। इसको हम फुल फॉर्म में आपको बताऊं तो क्यूबिक फीट पर सेकंड होता है। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि प्रति सेकंड कितना क्यूबिक फीट हमने पानी को बहाया है, प्रति सेकंड। तो मैं अगर 1 क्यूसेक मीट्रिक की बात करूं, 1 क्यूसेक मीट्रिक में हम कितना पानी बहाएंगे? वो 28.8 लीटर पर सेकंड हम बहा सकते हैं 1 क्यूसेक मीट्रिक में। याद रखना, 1 क्यूसेक मीट्रिक में हम 28.8 लीटर पर सेकंड पानी को बहाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 180 क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी पिंड का भार, यूपी पीसीएस 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होगा। ये नहीं हो सकता, पृथ्वी की सतह पर कहीं भी चेंज आते हैं। लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड, जो आपकी अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा होती है, उसके हिसाब से आपका जो वेट होता है वो आपका चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ये आपका सही होगा, क्योंकि वहां पर रेडियस जो होती है पृथ्वी कम होती है। तो ध्रुवों पर अगर आप देखोगे भूमध्य रेखा की अपेक्षा वहां पर ज्यादा होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है कि विषुवत रेखा पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है ध्रुवों की अपेक्षा। तो आपका ध्रुवों पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का जो सेशन है, आज की क्लास है 180 क्वेश्चन के साथ समाप्त करते। आज के हमने 20 जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हमने कवर किए हैं अच्छी तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों का भला चाहते हैं उसको शेयर कीजिए। मैं चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है वो एक प्रैक्टिस सेट की तरह आप कीजिएगा। अगर आप डेली एक रूटीन की तरह से, इसका नाम मैंने फिजिक्स MCQ रूटीन क्लास इसलिए रखा है कि आपका कनेक्शन फिजिक्स के साथ बना रहे। तो आपको अगर 20 क्वेश्चन डेली मिल रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी ये टैबलेट की तरह काम करेगी। आप एक दिन देखोगे, आज हम देखिए जो बच्चा स्टार्टिंग से लेकर लगातार आज तक लगातार वीडियो हमारी देख रहा है, तो उसके आज फिजिक्स से 180 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो चुके हैं और मैंने अच्छी तरह उनको डिस्क्राइब करके बताया है। तो 180 तो क्वेश्चन मैंने आपको जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन दिया है वो तो हो ही गए हैं, उससे अदर रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके बहुत सारे कवर हो चुके हैं। तो 250-300 के ज़्यादा ही क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं। तो यही कहूँगा कि आप हमारे जो वीडियोज है वो अंत तक देखिएगा और लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि उससे हमें मोटिवेट होते हैं हम और हमारा अच्छा परफॉर्मेंस करने का मन करता है। तो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.